ठोकरें खा के बिना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया। साथियों, मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, आपकी परीक्षाएं इस समय बेहद नज़दीक हैं। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि आप ट्रेंड को समझिए अपनी परीक्षा के, कि वो आपके प्रश्न किस टॉपिक से पूछ रहा है। करंट अफेयर्स यूँ तो महासागर है, आप 1 महीने का भी पढ़ने चलेंगे तो आपका पूरे 12 महीने में नहीं ख़त्म होगा। और आप अगर ट्रेंड को समझ जाएंगे, टॉपिक समझ जाएंगे, जो भी आपका स्टेट पीएससी है उसकी डिमांड को समझ जाएंगे, तो फिर आप शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बहुत बहुत कम प्रयास में। मैंने ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए पूरी सारी चीज़ों को, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7-8 साल में, उन टॉपिक्स को एक जगह नोट करके और उन सारे टॉपिक से संबंधित आपके सारे प्रश्न यहाँ पे बनाए हैं। और मैं आपको फिर से बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का अगर 35 प्रश्न आएगा तो आपका 30 प्रश्न लगभग सही हो जाएगा, अगर आप ठीक से मेरा वीडियो देख के चले गए। और इंडियन ज्योग्राफी भी आप जिस तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे, या जो भी आपका तरीका रहा होगा, मुझे नहीं पता आप किससे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, लेकिन मैं आपको छोटा सा मतलब कुछ 1 मिनट का या आधे मिनट का कुछ एक दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपका पढ़ने का तरीका सही है। अदरवाइज़ मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आप ऐसे पढ़ रहे होंगे कि ये आपका काराकोरम रेंज हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका ज़ास्कर हो गया, फिर पीर पंजाल, आप मुझे लग रहा है इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद फिर आपका शिवालिक। देखिए, ये चीज़ दुनिया में सबको आ रही है, ठीक है? ये सबको आती है दुनिया में, इसमें कुछ नया नहीं है कि आप कुछ बहुत अलग पढ़ रहे हो। अगर आपको नहीं पता है कि काराकोरम में कहाँ पे दिस्तगिल सार है, ठीक है, फिर कहाँ पे बतूरा है, कहाँ पे हिस्पर है, कहाँ पे बियाफो ग्लेशियर है, कहाँ पे बाल्तोरो ग्लेशियर है, कहाँ पर मशेरब्रूम पर्वत है, केटू कहाँ पे है, ब्रॉड कहाँ पे है, गशेरब्रूम कहाँ पे है, गोल्डन थ्रोन कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी देखिए निकल रही है, फिर ये देखिए रेमो ग्लेशियर है, यहाँ से श्योक नदी निकल रही है, फिर ये आपका तेरम कांगड़ी पर्वत है। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी तो इसमें मतलब पूरा काम नहीं हो पाया है, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये पर्वत हो गया, ये पहला, ये दूसरा माउंटेन रेंज हो गया, अब इसके बीच में कुछ कुछ घाटियाँ होंगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ माउंटेन पासेस होंगे जिससे कि आप इस साइड से उस साइड जा सको। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप फिर से प्रश्न गलत करके आओगे, आप विषय को समझ ही नहीं रहे हो। यहाँ पे अगर कोई नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई झील है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनसेपरेबली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं तो आप फिर ज्योग्राफी समझ ही नहीं रहे हैं, आप ज्योग्राफी की डिमांड नहीं समझ रहे हैं। चलिए, मैं बहुत ही जल्द आपका ज्योग्राफी सेक्शन शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको कोई मदद मिल पाएगी मेरे क्लास से तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, हम लोग फ़िलहाल अपना करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और उसको ख़त्म करते हैं 1 घंटे में। हमारा पहला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा पेन ठीक कर लेता हूँ। हाँ, चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म और दूसरी सिविल। सिविल की तैयारी आप सब लोग कर रहे होंगे, आपको पता है अगर आपको सिविल में अच्छा स्कोर करना है, आपको अच्छी रैंक पानी है ताकि आप सिविल का यूनिफॉर्म पहन पाएँ, तो आपको अपने आंसर अच्छे से लिखने होंगे, आपको उत्तर अपना अच्छे से लिखना होगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर मेन बॉडी कर लिखनी होगी उसकी, फिर आपको कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है? वैसे तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड राज्य है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको याद करवाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपको सिविल में सिलेक्शन चाहिए तो आपकी उत्तर लेखन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, कई खंड में आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे, ठीक है? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो देखिए, जो जनजातियों के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोविजंस हैं, इसलिए कोई भी ऐसे कानून जनजातियों पर नहीं थोपे जा सकते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है जनजातियों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहाँ किया, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है? देखिए, अब नया इस्कॉन मंदिर बनना है, अब नया इस्कॉन मंदिर बनना है तो कोई नई जगह होनी चाहिए, ठीक है? अब नई जगह में क्या है, पहला तो एक नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। फिर कौन सी नई जगह है? नई जगह में एक दूसरा है, नवी मुंबई। अब नवी मुंबई चूँकि समुद्र के किनारे है और बाकी भी चीज़ें वहाँ पे सारी अच्छी हैं, तो इसलिए आपका नवी मुंबई में बनेगा ये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर के सम्मान में बदला है? ठीक है, देखिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिए कितनी कितनी जो है अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, एकदम मन मोहने वाला बिल्कुल दृश्य है, ठीक है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है।
मन मोहने से देखिए आपको क्या वर्ड आ रहा है, मनमोहन। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा आपका आंसर, मनमोहन सिंह। केंद्र सरकार ने दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह एक स्मारक बनाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया। अब चूंकि देखिए राष्ट्रपति है, ठीक है, तो इनके लिए कोई सामान्य जगह का चुनाव नहीं होगा। तो ये जो राष्ट्रीय स्मृति परिसर है राजघाट में, ठीक है। अब चूंकि राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति आपको पता है कि हाँ, जो पदानुक्रम होता है उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, टॉप रैंक पर होता है, ठीक है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, ये देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इसको ऐसी ऐसी जगह पे नहीं रखा जाएगा, इसको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जो राष्ट्रीय स्मृति बन जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्मृति परिसर कहाँ है, राजघाट, दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है महेश कुमार अग्रवाल। अब इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद ऐसे करेंगे कि इनको आप जान रहे होंगे, इनको हर व्यक्ति लगभग जान रहा है, ठीक है। तो अभी मोदी जी ने कहा कि भाई जितने लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तान वाले, सब लोग यहाँ से वापस चले जाएं। तो ये आ गई टेंशन में। अब ये टेंशन में आ गई तो इनको लोगों ने समझाया, उन्होंने कहा कि देखिए अब आपको एक ही वो हैं जो बचा सकते हैं, वो हैं आपके ये भगवान, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग हैं ना, तो उसमें से महेश, इनका नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो भी ऐसी इच्छाएं होती हैं वैवाहिक या इससे संबंधित कोई भी अगर इच्छा होती है तो उसके लिए जो है शिव जी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा कि सीमा जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए महेश जी की उन्होंने पूजा की। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए इसमें इसका आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अब आपको इसको देखिए याद कैसे करवाते हैं। अब कोई चीज़ अगर रिजर्व में रखनी है, ठीक है, कोई चीज़ अगर रिजर्व में रखनी है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कोई भी चीज़ अगर आपको रिजर्व में रखनी है ताकि मतलब दिक्कत ना हो आगे चल के, कोविड वगैरह में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो आप बस रिजर्व से ऐसे याद रखिएगा कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी में आप रखेंगे तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको रिजर्व रखनी है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमको उसको कितना रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना, फिर नुकसान हो जाएगा। बीसीसीआई के नए लोकपाल, देखिए बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। अब ध्यान से देखिएगा, ये बीसीसीआई का लोगो है ना, ये बीसीसीआई का लोगो है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या आपको सन जैसा नहीं लग रहा है, ये देखिए इस पर स्टार बना भी हुआ है और ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ये लोग बोलते थे ना कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि वहाँ ब्रिटेन में रात हुई तो यहाँ पे भारत में दिन रहता था, और भारत में रात होती थी तो वहाँ पे जो है दिन होता था। भाई यहाँ पे डे तो यहाँ पे नाइट, और यहाँ पे अगर नाइट हो जाती थी तो वहाँ पे डे हो जाता था। तो इसीलिए जो है इन लोगों ने ये बनाया था, और इसी से जो है प्रेरित होकर बीसीसीआई ने अपना लोगो बनाया था। ये मैं आपको एक्चुअल मतलब सही बात बता रहा हूँ, आप जाके पढ़िएगा तो आपको एक्चुअली पता चलेगा। तो अब देखिए लोकपाल, अब देखिए जो पूरा ये लोक है इसका पालन जो है, इसको पालने वाला कौन है भाई, अगर सूर्य नहीं होगा तो लोग कैसे पलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, बीसीसीआई का लोगो देख के आपको ये फिर याद रह जाएगा। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव, देखिए इसरो की बात हो रही है, ठीक है, और स्पेस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो इसके जो सचिव हैं वो हैं डीवी नारायण। अब आप देखिए ध्यान से, ये हैं आपके कृष्ण जी। तो जब यशोदा मैया जो थी इनकी, जब इनका मुंह खोल के देखती हैं तो इनको यहाँ पर ब्रह्मांड दिखता है पूरा, ठीक है। तो किसके मुंह में देखा था इन्होंने ब्रह्मांड, मतलब स्पेस पूरा जो डिपार्टमेंट था वो देखा था नारायण के मुंह में। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर वी नारायण। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष, देखिए एथलेटिक्स वगैरह के जो भी एथलीट होते हैं वो अति में मेहनत करते हैं, मतलब उनके मेहनत की कोई सीमा नहीं होती है। अब जो आदमी मेहनत करेगा वो बहादुर तो होगा ही होगा। तो जो एथलीट महासंघ का जब अध्यक्ष का चुनाव होने लगा तो लोगों ने कहा कि कोई यार बहादुर आदमी देखो जिसको देख के मतलब सबके अंदर बहादुरी आ जाए, सब कोई मेहनत करे सारे एथलीट्स। तो इन्होंने कहा जी मेरा नाम तो बहादुर है। तो सब ने कहा अगर तुम्हारा नाम बहादुर है तो आ जाओ। तो इनका क्या नाम है, बहादुर सिंह सागू, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव, अब देखिए इसमें जो पिछली बार जो था वो लोकपाल था, ठीक है। तो जो लोकपाल आएगा तो वो हो जाएंगे अरुण, ठीक है। और जब सचिव की बात आएगी, अब इसमें देखिए सचिव में एक चीज़ आ रही है सच्चा, ठीक है। अब इसमें आ रहा है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो मतलब क्रिकेट को अगर सच में देखा जाए तो कंट्रोल कौन करता है भाई। मान लीजिए कि अगर अरुण देव नहीं रहेंगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, उससे काम चल जाता है रात में। लेकिन अगर जो है बारिश हो जाए, ठीक है, अब दोनों लोगों में कॉम्पिटिशन होगा, अरुण देव में और दूसरा इंद्रदेव में। भाई बारिश के देवता कौन है, इंद्रदेव हैं। तो कुल मिला के दोनों लोगों में से जो देव जीत जाएगा वही इसलिए कंट्रोल रखेगा। तो अरुण देवता चले गए तब तो क्रिकेट कंटिन्यू रहा,
तो अरुण देवता तो इस तरीके से देखो नहीं जीत पाए, लेकिन जब इंद्रदेव आए और वो बारिश करवाने लगे तो फिर क्रिकेट रुक गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंद्रदेव जो है जीत जाते हैं जहाँ पे क्रिकेट की बात होती है। तो इससे याद रखिएगा देवजीत, ठीक है। जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है? पहले था आपका 2011-12, ठीक। अब ये आपका, चूंकि इसमें भी देखिए 2 अंक रिपीट हो रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि कोई शुभ अंक लेते हैं भाई, पहले भी इसमें रिपीट हो रहा था और अब भी कोई अंक रिपीट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर इस बार जो है 2022-23 ले लिया। इसमें भी देखिए 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये दिसंबर का इन्फ्लेशन पूछा गया है, 5.22 है, किसी काम का नहीं है। थोक महंगाई दर पूछी गई दिसंबर में, ये भी किसी काम का नहीं है, 2.37। आप ऐसे ही बस एक बार देख लीजिए इसको। भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्धाभ्यास जनवरी 2025 में भारत के साथ आयोजित हुआ? तो देखिए, जब अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि जो सूर्य देवता हैं, इन्हीं की वजह से लोगों का यहाँ पे पालन पोषण होता है। देखिए ये हैं आपके सूर्य देवता, बादल इन्हीं की वजह से बनेगा, ठीक है। वृक्ष जो होंगे फोटोसिंथेसिस इन्हीं की वजह से होगा। जो ये अन्य जानवर हैं इनको भी, या मनुष्यों को विटामिन डी यहीं से मिलेगा। तो ये क्या है कि मतलब लोगों को पालने का काम करते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि सूर्य किरण जो है होता है किसके किसके बीच में? भारत में और नेपाल के बीच में। और वैसे भी आपको पता होगा बहुत कॉमन है। अब एक बार देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं भारत के राज्य। तो ये आपका हो गया देखिए उत्तराखंड, ये आपका हो गया यूपी, ये आपका है बिहार, और ये आपका है वेस्ट बंगाल, और ये आपका है सिक्किम, ठीक है। तो इतने राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको आप पढ़ लेना पीडीएफ में। भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जिसने फील्ड परीक्षण जनवरी 2025 में पूरा किया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एकदम रेत दिख रही होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से आप देखते जाइए इमेजेस, आपको दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। ये 10 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। आप इमेजेस देखते जाएंगे ना, आपका सब रिवाइज हो जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको इतनी जल्दी याद हो गया। ये है आपकी, देखिए रेत दिख रही होगी। रेत भारत में कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में जो भी परीक्षण होते हैं कहाँ पे होते हैं? पोखरण में होते हैं। तो ये पोखरण में हुआ है। और ये जिसका नाम है देखिए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है, बेसिकली नाग आप सबको पता होगा। आप मतलब आप डिफेंस पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा सा भी तो आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको नाग का ही नाम मिलेगा, ठीक है। और अभी कोई भी अगर ऑप्शन आएगा तो आप सारी चीज़ों के साथ MK2 ही लगाना, ठीक है। ये इसका लेटेस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत कुछ स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल, जो स्टिल्थ होता है इसका मतलब होता है हिडन, मतलब पानी के अंदर छिपा हुआ या किसी भी तरीके से, ठीक है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो पूछा गया है किस प्रोजेक्ट के तहत है? तो प्रोजेक्ट 15B है। क्या इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा था? हाँ, इससे पहले भी प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट 15A। ये प्रोजेक्ट 15B क्यों लाया गया और कब लाया गया? ये 2011 में लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो स्वदेशी चीज़ें थी उसको उसमें बढ़ाना था, जो भी इसके मतलब पार्ट्स थे। तो उसमें 15A में क्या था कि मतलब बाहर से मंगाई हुई चीज़ें ज़्यादा थी, जो भी इसके पार्ट्स थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर सारी चीज़ें हैं हमारे पास और हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना इसमें हम स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें मैंने दिया है प्रोजेक्ट 15B भारतीय नौसेना के लिए उन्नत डिस्ट्रॉयर युद्धपोत बनाने की एक परियोजना है, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट 15B। हाँ, और इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, कोई आपको धमकी देता है ना, सूरत पे जब कोई धमकी दी जाती है तो आदमी यही कहता है ना कि एक पंच मार के सूरत बिगाड़ दूंगा, ठीक है। तो एक पंच मार के आदमी सूरत बिगाड़ने की बात करता है ना। तो 15B ऐसे आप याद रखिएगा, सूरत वर्ड आएगा तो 15B, एक पंच। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS नीलगिरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट 17A देख लेते हैं पहले। ये भारतीय नौसेना के लिए 7 स्वदेशी रूप से, ठीक है, देखिए स्वदेशी रूप से पूरी तरीके से डिज़ाइन होगा और निर्मित होगा, ठीक है। और ये फ्रिगेट जहाज़ हैं। इन जहाज़ों को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है। ये पुराने फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है, ठीक है। जो पुराने फ्रिगेट्स हैं ये उन्हीं का उन्नत संस्करण है। इनको बना कौन रहा है? इनको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इसको याद कैसे करेंगे। जो नीलगिरी है, आपको पता है कि इस नाम से एक माउंटेन है, ठीक है। फिर इसी नाम से हिरन भी है, नीलगिरी तहर, ठीक है। अब कोई माउंटेन है, वहाँ पे कोई जानवर रह रहा है तो आपको वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है,
ठीक है। अगर कोई माउंटेन है, देखिए जो नीलगिरी है ये किसी पहाड़, ये नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी वहाँ पे तहर हिरन भी है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे शेर वगैरह भी हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं, शेर सांप दुनिया भर के जानवर हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट 17A। कलावरी स्कॉर्पियन क्लास की 6वीं पनडुब्बी INS वागशीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। अब प्रोजेक्ट 75 के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 जो है ये भारतीय नौसेना के लिए 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्यों कहते हैं? देखिए ये आपको स्कॉर्पियन की तरह लग रहा होगा, ब्लैक ब्लैक पूरा, ठीक है। ये है, देखिए ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसा देखने में लग रहा होगा। स्कॉर्पियन, ठीक। तो ये पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण से संबंधित एक परियोजना है। यह परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले वागीर आई थी 2023 में, फिर वेला आई थी, करंज आई थी, खंडेरी आई थी, फिर कलावरी आई थी 2017 में। अभी इसका ये लास्ट वाला था INS वागशीर, जो कि नेवी में शामिल कर लिया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस, ये देखिए इसमें जो है ये फ्रिगेट, कार्वेट, डिस्ट्रॉयर और ये एयरक्राफ्ट कैरियर मैंने सब आपको दे रखा है। जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत होगी पढ़ने की, जिनको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ लेंगे। बाकी अगर आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताएं। देखिए अगर गणतंत्र दिवस है मतलब ये है कि हाँ भाई लोगों का तंत्र है। गण मतलब कौन होते हैं? लोग होते हैं, जन होते हैं। अगर उनका तंत्र है मतलब उनके द्वारा बनाई गई सरकार है, तो ऐसे भारत को क्या कहेंगे हम? यहाँ पे होना चाहिए था स्वर्णिम, तो स्वर्णिम भारत होगा, ठीक है। उसकी विरासत भी अच्छी है और वो विकास भी करेगा। आप इसको ऐसे याद रखिए कि देखिए वृद्ध व्यक्ति हैं, ये गणतंत्र दिवस के दिन जो है हाथ में फ्लैग लिए हुए, इंडियन फ्लैग, और ये भी नया बच्चा है, ठीक है। तो ये जो पुराने लोग हैं उनको हम विरासत कहते हैं कि हमारी विरासत है, और ये जो है विकास करेंगे उसी विरासत से सीख लेके, ठीक है। उसी विरासत का इनको विकास करना है। तो आप बस इसको ऐसे याद रखिएगा। इन दोनों लोगों को आप देखेंगे तो इनको देख के आपको याद आ जाएगा कि ये विरासत है। जैसे आप कोई पुराने घर देखेंगे, महल देखेंगे, किले देखेंगे, जो भी मतलब हमारी विरासतें हमें बुजुर्ग हमारे देके जाते हैं, तो बुजुर्ग किसको देते हैं? बच्चों को देके जाते हैं, ताकि वो उसका और आगे विकास करें। तो वही है कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इस बार इसका थीम था। अब अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब देखिए गणतंत्र दिवस है तो फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, झंडारोहण किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए झंडारोहण हो रहा है, तो इसको बुलाया गया, उसने इसको कहा गया कि भाई जाओ आंटी को भी तो बुला लाओ, अंकल जी हैं अकेले। भाई अगर गणतंत्र की बात हो रही है, गणतंत्र, तो गण का मतलब होता है सारे लोग, मतलब पूरी पब्लिक। अब भाई जो आंटी थी सब, वो घर के अंदर थी, जो सब आंटी थी वो घर के अंदर थी, तो उसने कहा कि सब आंटी को भी बुला लाओ, ठीक है, को भी बुला लाओ, झंडारोहण हो रहा है। तो फिर ये गया लड़का दौड़ के, और फिर ऊपर से देखिए सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जा रहा है, ऊपर जाएगा, घर के अंदर से आंटी को बुला के लेके आएगा। फिर फाइनली ये देखिए जो है अब ये आंटी भी आ गई। अब जो फ्लैग होस्टिंग होगी, अब आप इसको देखिए कैसे याद करना है इसको। तो ये क्या है? प्रबोवो सुबियांटो, सब आंटी, सारी आंटी को भी बुला लाओ। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। भाई सब आंटी आ गई तभी तो फ्लैग होस्टिंग का एंड होगा ना, मतलब ठीक है फ्लैग होस्टिंग हो गई, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे आप याद रखना, इंडोनेशिया। इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन आए थे वहाँ से, फ्रांस से। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ तक इनमें से किसकी सवारी की? तो अभी 10 आप ऑप्शन देखोगे तो आपके 10 चीज़ें आएंगी दिमाग में। एक ऑप्शन देखो ताकि अगर 100 ऑप्शन भी आ जाए ना पेपर में तो भी तुमको याद रहे, इसलिए 4 ऑप्शन वाले कभी भी क्वेश्चन मत करना। घोड़ों से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी, घोड़ों से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी। अब चूंकि पहले घोड़े वोड़े चलते थे तो उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए ऐसा हो रहा है आपको। ये थोड़ी है कि हाँ ऊँट चलेगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? अब भाई जब इंडोनेशिया के PM जो है बुलाए गए हैं सुबियांतो, तो उन्हीं के साथ तो वही विदेशी सेना आएगी ना, ये भी तो अपनी पावर दिखाएंगे ना। क्योंकि इंडोनेशिया में क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम विश्व में इंडोनेशिया में निवास करते हैं, तो ये भी अपनी पावर दिखाएंगे कर्तव्य पथ पर। तो कौन सी विदेशी सेना आएगी? तो सुबियांतो के साथ आएगी इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान
दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में कई समझौते हुए। देखिए, अब इंडोनेशिया है तो वहाँ पे मुस्लिम है तो सबसे पहले तो संस्कृति से संबंधित समझौता होगा कि भाई देखिए हमारी आपकी संस्कृति में ये समानताएं हैं और हम आप आपस में दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। फिर चूंकि समुद्र लगता है, इंडोनेशिया तो पूरे द्वीपों का देश है, तो समुद्री सुरक्षा की बात जरूर होगी। अभी आपको आगे मैप में दिखाऊंगा इंडोनेशिया कहाँ पे है। समुद्री सुरक्षा की बात होगी। फिर जब संस्कृति की बात हो गई, समुद्री सुरक्षा की बात हो गई, अब मान लीजिए कि समुद्र में कोई आपदा आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है भाई, समुद्री सुरक्षा के लिए आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि कोई आपदा आ गई तो आप रोक तो नहीं पाएंगे, तो आप स्वास्थ्य संबंधी भी वो करेंगे कि भाई ठीक है हम एक दूसरे को स्वास्थ्य संबंधी भी मदद करेंगे। तो 3 समझौते हुए जो बहुत बेसिक हैं, ठीक है। अब 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। अब भाई जब मुस्लिम कंट्री है, विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है इंडोनेशिया में, तो हम उनको दिखाएंगे कि देखो भाई हल्के में मत लेना हमको भी, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई बात आ गई, हमारी आज़ादी पे कोई बात आ गई, तो फिर हम सीधे प्रलय ला देंगे पूरे विश्व में। तो मोदी जी ने बोला कि मोदी जी से उनके बोले सचिव ने अपने पास तो है प्रलय नाम की मिसाइल, तो मोदी जी मुस्कुराए, मोदी जी ने कहा बस वही निकाल लो, इनको दिखा दें। इस पर बाकायदा हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, हर भाषा में लिखा था प्रलय। 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, ठीक है, तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई। ऐसा पहली बार हुआ। इसका विषय क्या था? सशक्त एवं सुरक्षित भारत। ठीक, देखिए कितने बढ़िया थीम जो है इन्होंने निकाली है। प्रलय ला देंगे, अब हम सशक्त हैं, ठीक है, हमें शक्ति भी है और हम अपनी सुरक्षा भी करना जानते हैं। बहुत ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, इतना शानदार थीम है। 76वें गणतंत्र दिवस, अब आपको ये तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है ना कि 76वां है। समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया। देखिए, अगर हम आपको दिखाना है कि हम सशक्त हैं तो कैसे दिखाओगे? एक पंच मार के दिखाओगे, है ना? तो इन्होंने कहा कि बस 15 ही राज्य बुलाना। इससे क्या होगा कि हम ये जब दिखा देंगे ना उनको कि 15 राज्य है, तो समझ जाएंगे कि एक पंच मारने की बात कर रहे हैं भारत वाले, तो खुद ही सब इशारा हमारे समझ जाएंगे। तो इसमें 15 राज्य और यूटी और 16 मंत्रालयों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, और देखिए 16 मंत्रालय, इसको कैसे याद करना है? अगर भाई तुम हमें अपनी फालतू में शक्ति दिखाओगे या बिना मतलब ड्रामा करोगे तो हम एक पंच मारेंगे, और अगर तुम हमारे साथ शांति से रहोगे तो हम तुमको छोला खिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये महाकुंभ में स्थापित हुआ था, ताकि लोग इसको देख के मोटिवेट हों। इससे क्या होता है कि लोग आत्महत्या नहीं करेंगे। और महामृत्युंजय तो आपको पता ही है कि मृत्यु को रोकने के लिए, मृत्यु को कंट्रोल करने के लिए महामृत्युंजय जाप या महामृत्युंजय यंत्र का वो किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रयागराज में हुआ है जहाँ पे कुंभ था। इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये महाकुंभ में ही स्थापित हुआ था, तो आपको पता है महाकुंभ प्रयागराज में है, हुआ था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित हुआ? देखिए, जब कोई प्रवासी आता है, और ये भी मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि मतलब मैं अपने मन से कोई स्टोरी बनाया हूँ। तो जो NRIs आते हैं वो कार लेते हैं यहाँ पे रेंट के लिए। रेंट पे क्यों लेते हैं? ताकि वो अपने भवन पे जा सकें। कार कौन सी लेते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑडी प्रेफर करते हैं। पैसा वैसा कमा के आए हैं ठीक ठाक से, तो वो मारुति 800 पे थोड़ी चलेंगे। तो ये देखिए, ये ऑडी प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये देखिए कार रेंटल, देखिए यहाँ पे भी ऑडी। 2 झंडे लगे हुए हैं, NRI, समझ गए? तो आप देखिए कहाँ पे होगा सम्मेलन ये। जब इतना ऑडी 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 चल रहा है तो उसको ओडिशा में ही करवा दो। कहाँ जाना है? अपने भवन जाना है तो भुवनेश्वर राजधानी है, ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये काला है, ठीक, प्लस कंगाल है, तो इसको कैसी ऑडी दी जाए? भाई प्रवासी उस पर आए हैं, यहाँ पे भारत आए हैं, लेकिन ये आदमी काला है, कंगाल भी है, तो इनको ऑडी कैसी दी जाए? काला है तो इनको काली ऑडी दी जाए। काली ऑडी ऐसी दी जाएगी जिसमें बहुत सारे दाग लगे होंगे, दाग लगे होंगे, ठीक है, दाद या दाग। तो दाद या दाग से कौन सी कंट्री आती है? एक ही कंट्री है यार, त्रिनिदाद, और जिसमें कि 2 बैग भी आ जाएं इनके, तो 2 बैग हो। देखिए 2-3 दिन रुकेंगे ना, तो 2 बैग आ जाएं इनके, ठीक है, 2 बैग आ जाएं, और गाड़ी में दाग भी लगाओ, क्योंकि कंगाल आदमी है, काला आदमी है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम बताएं। अब देखिए
18वें प्रवासी भारतीय दिवस की बात पूछी जा रही है। तो जब कोई 18 साल का हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको दो चीज़ें याद रहेंगी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है तो इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 18वां संस्करण है। थीम पूछा गया है, थीम आपको इसी से याद हो जाएगी। अगर आप 18 समझ गए तो आपको थीम याद हो जाएगी। देखिए, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब आप समाज में अपना योगदान दीजिए। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप इस समाज को समझ चुके हैं, आपका पालन पोषण हो चुका है, अब आप जो है अपना योगदान देना शुरू कीजिए। तो देखिए क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न देखिए, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, चूंकि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम। अब आप देखिए, आपके जो युवा नेता हैं इनको सब लोग जान रहे होंगे, ये लालू जी के बेटे हैं तेज प्रताप, ठीक है। इनका तेज इतना है कि किसी को भी जो है मंडप में लेके चले जाते हैं। एक बार इनको लेके गए मंडप में, एक बार इनको लेके गए मंडप में। यही नहीं, इन्होंने ट्वीट भी किया था अभी जल्दी कि पायलट की ट्रेनिंग किए हैं, अगर देश के काम आ सकती है तो मोदी जी हमको जो है बुला लीजिए, तो हम जाके जितने भी आतंकवादी हैं सबसे जाके बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जाने की जिद कर रहे थे। मोदी जी ने कहा ठीक है, विकसित भारत युवा नेता संवाद होना है, आप पहले उसमें आइए। आपकी जो है बहुत चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि आप जो है नए नए जगह पे दिल दे रहे हैं और लोग लेके सबको आप मंडप में चले जाते हैं। जितने जो भारतीय वो हैं उनको आप लेके मंडप में चले जाते हैं। देखिए, इनको भी लेके गए मंडप में, इनको भी लेके गए मंडप में। खूब इस समय चर्चा चल रही है इनकी पूरे बिहार में। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि विकसित भारत युवा नेता संवाद कहाँ हुआ है, भारत मंडपम, नई दिल्ली, ठीक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पूछा गया है। तो जब आप बाल शब्द सुनते हैं तो आपको तीन चीज़ याद आती है, लाल, बाल, पाल, ठीक है। बाल के साथ पाल का नाम जरूर आता है, लाल और पाल का। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप बाल की बात करते हैं, बाल का मतलब होता है बालक या बच्चा, ठीक है। बच्चा है तो उसका आपको उसको पालना पड़ेगा, ठीक। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, सीधे सीधे जहाँ पे बाल आ रहा है वहाँ पे पाल शब्द जरूर आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरीके से आपको जो है चीज़ मिल जाएगी देखने को। अगला प्रश्न देखते हैं। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है स्टम्प्ड। अब देखिए, इसमें आ रहा है मानी वर्ड कि मतलब मानो। अब अगर पीछे से कोई किसी को स्टम्प आउट कर देता है, ठीक है, तो देखिए सब लोग जो है अपील करते हैं अंपायर को मनाने के लिए। ये भी अपील कर रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आप देखिए मतलब सब कोई दबाव बनाता है अंपायर को मनाने के लिए कि देखिए हमने इनको स्टम्प आउट कर दिया है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा किरमानी से स्टम्प्ड। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को इनमें से किसने लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी चीज़ लॉन्च की गई है, सारी चीज़ एक ही आदमी कर रहा है बैठ के बैकग्राउंड में, वो है अमित शाह। अगर ये ना होते तो फिर आपको पता है जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी आज क्या होती। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। प्रश्न फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है और मेंस सिंगल की बात हो रही है। देखिए, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है आस, दूसरा शब्द आ रहा है ट्रे, ठीक है। आस, आस मतलब उम्मीद, आशा, ठीक है, या उम्मीद। तो आप बहुत उम्मीद से एक ट्रे में ये लेके जाते हैं रेड रोज़, ठीक है। क्यों लेके जाते हैं, ताकि कोई आपको, यूपी में और बिहार में एक शब्द होता है नीक, नीक मतलब होता है कोई जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब एक गाना भी है इससे संबंधित, नीक लागे ठीक लागे। तो आप देख लीजिए कि जब कोई मैन होगा, सिंगल होगा, ठीक है, तो वो एक बड़े आशा के साथ ट्रे में रेड रोज़ लेके जाएगा, किस लिए, ताकि उसको कोई नीक लगे तो उसको ये दे सके, ठीक है। आपको ये ऐसे याद रहेगा। पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल। अब कोई जो है वीमेन है, ठीक है, भाई इनको तो ये नीक लग गई, ठीक लग गई। अब ये हैं, अब ये रह गई सिंगल। अभी सिंगल रह गई तो इनको होगी टेंशन, टेंशन होगी तो मेडिसिन खाएंगी, ठीक है। अब देखिए इनका क्या नाम है, मेडिसिन कीज। मतलब अभी इनसे कोई कहेगा ना कि आप दवा करवाइए तो मेडिसिन कीज। अभी वुमेन सिंगल रह गई। अब पूछा गया है कि मेंस डबल। अब दो दोस्त हैं तो भाई सीधी सी बात है कि वो तो अब आवारगी ही करेंगे, ठीक है। वो ट्रे लेके उसमें फ्लावर लेके आवारगी ही करेंगे, ठीक है। आवारगी कैसे करेंगे, दोनों लोग जीन्स पहन लेंगे और निकल जाएंगे। अब आप देखिए, ये है आवारा और दोनों लोगों ने जीन्स पहनी है, मतलब पैंट पहनी है, और दोनों लोग जीन्स पैंट पहन के और निकल जाएंगे आवारगी करने। तो देखिए जो मेंस डबल है तो ये हैं
हेलियोआरा, इससे याद रखिएगा आवारा, इसमें याद रखिएगा पेंटन। आवारा और पेंटन, आवारा और पेंट आप याद रखेंगे। बस जब आप नोट्स निकलवाइएगा ना, तो देखिए इस पर तो आवारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप आवारा लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा पैंट, तो आपको ये इमेज देख के खाली याद आ जाएगा आवारा और पैंट, और मेंस डबल लोग हैं ही ये। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस डबल का खिताब किसने जीता है? अब भाई देखिए, कोई वुमेन होगी 2 लोग, तो वो भी चाहेंगी कि हाँ भाई हम भी जो है क्यों सिरदर्दी लें और चलें जो है हम भी जो है इन्जॉय करें, घूमें। तो वो क्या करेंगी कि किसी टेलर के पास जाएंगी और वहाँ पे जाके उस पर कैट बनवा लेंगी ताकि वो अट्रैक्टिव दिखें दोनों, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखें। तो जो वुमेंस डबल हैं तो इन दोनों को भी कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो है पहले मेडिसिन खाई थी, फिर इसको फ्रेंड आई, उसने कहा कि चलो अब हम दोनों लोग चलते हैं, तो वुमेंस डबल हो गई। इन्होंने कहा कि चलो एक टेलर के पास चलते हैं, तुम्हारी जीन्स में कैट बनवा देते हैं, तो टेलर जो है कैट बना देगा तो तुम भी डबल हो जाओगी। तो ये देख लीजिए कि कहाँ गया, ये देखिए टेलर और ये कैट। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल, ठीक है। मिक्स्ड डबल में क्या होता है कि एक मैन होता है और एक वुमेन होती है। तो अब जब दोनों लोग ये देखिए जब अट्रैक्टिव दिखने लगी तो इनको भी कोई मिल गया, और जो ये आवारे दोनों घूम रहे थे इनको भी दोनों लोग मिल गए। अब दोनों लोग मिल गए तो अब दोनों लोग जाएंगे साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पे ओलिव ऑयल लेंगे, ठीक है, और पियर्स साबुन लेंगे, ठीक है। शॉपिंग करने जाएंगे तो वो बोलेंगे ना कि हाँ मुझे ओलिव ऑयल चाहिए और पियर्स चाहिए, तो शॉपिंग करेंगे दोनों लोग और ओलिव ऑयल और पियर्स सोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? देखिए खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ये सब सारे जो है मतलब भारत के मूल खेल हैं। आप अभी की जनरेशन छोड़ दीजिए, जो पहले की जनरेशन्स होती थी तो वो ज़्यादातर यही सब खेल खेला करती थी, ठीक है। अब चूँकि इन खेलों को पहचान दिलाने के लिए, जो भारतीय खेल थे उनको पहचान दिलाने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे विश्व स्तर पे, तो सीधी सी बात है कि भारत का तो मतलब कब से कमांड है, कितने 100 सालों से, ठीक है। तो ये खो खो वगैरह भारत ही इसमें जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। अब मेंस टीम में खो खो की बात हुई है तो फिर से भाई भारत ही जीतेगा, ठीक है। और ऐसे वैसे नहीं, आप देखिए कैसे जो है ये सब उड़ उड़ के जो है खेल रहे हैं बढ़िया मस्त तरीके से, बिल्कुल, है ना। तो इसमें भारत का पूरा कमांड एंड कंट्रोल है। फिडे शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फिडे में मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड आ रहा है फिदा। फिदा आप कैसे होते हैं? दिल से होते हैं। दिल से क्या होता है? दिल से होता है दिल्ली। तो सीधी सी बात है, भारत में होगा दिल्ली में, ठीक। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले खेलने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच। अब देखिए ये यही कह रहे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जब हम खेलना है हमको, तो हमको वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खेलते खेलते वॉक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि हम खेलते खेलते वॉक कर लेते हैं, और हम यहाँ देखिए कि जगह कभी बैठ जा रहे हैं, कहीं पे देखिए इतना पैर फैला ले रहे हैं, इनको वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब खड़े खड़े खेल ले रहे हैं। कहीं कभी शॉट आएगा कि बोलेंगे कि नहीं हमें इतनी प्रैक्टिस है कि हम खड़े होकर एक पैर मतलब फैला के कवर कर लेंगे पूरा दोनों जगहों को, ठीक है। ये बता रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं वॉक करने की, नो नीड। तो ये क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। महिला वनडे सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अब सबसे तेज जो है शतक इन्होंने जड़ा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इसका मुंह देखिए, बड़ी खतरनाक भयावह सी है। अब ये जो है देखिए अपने सर पे इसने हाथ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्मृति में जो है बैठ गई हैं ये, इन्होंने इतना तेज जो है शतक जड़ा है कि इनकी स्मृति में बैठ गई है। तो इनका क्या नाम होगा? स्मृति मंधाना। अंडर 19 महिला वनडे में 13 शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर ये हैं जिन्होंने 13 शतक लगाया है। और आपको बता दें कि इनको WPL में अनसोल्ड, ठीक है। ईरा जादव हैं जो कि 14 वर्ष की हैं। इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है धव। धव मतलब पढ़ते हैं ना धावन, धवन मतलब धोना। कोई धो दिया तभी तो जो है 13 शतक बनाया है, ठीक है। और शायद इन्होंने 346 रन के आसपास बनाए थे। इस तरीके से आप याद रखना, धव मतलब जहाँ पे धोने से संबंधित कोई वर्ड आएगा, धव संबंधित, वहाँ पे आप समझ जाना कि यही इसका आंसर होगा, 13 शतक लगाने वाला अंडर 19 में। मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। किस देश के मार्टिन गुप्टिल को कौन नहीं जानता है? न्यूजीलैंड के हैं ये, ठीक है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, कौन जीता था, क्या हुआ था?
सारी चीज़ें जो है इसमें, जो फरवरी वाला लेक्चर है उसमें सारी चीज़ें ट्रिक से याद करवाई हैं। इसमें मशाल का नाम पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि जिसमें तेज होगा, जलेगी तो तेज होगा, उसमें प्रकाश होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है तेजस्विनी। खो खो विश्व कप के शुभंकर का नाम बताएं। जिसका मस्कट है खो खो वर्ल्ड कप का, उसका नाम पूछा गया है। देखिए, खोता कौन है? खो जाता है कोई जब तारा होता है, वही थोड़ी देर के बाद खो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर तक तो दिखता है तारा, लेकिन उसके बाद वो खो जाता है, गायब हो जाता है। जब तारा टूटता है, आप जब विश मांगते हैं, ठीक है, देखिए कैसे कैसे तारे की मृत्यु होती है, और बहुत तेज़ी से जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ, जब आप विश मांगते हैं, जाते 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 तो फिर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो देखिए, तेज़ी से जाता हुआ तारा खो जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल टीम ने कौन सीवीं बार संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये है 33वीं बार। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है संतोष। अब कोई चीज़ अगर बराबर बराबर में बांट दी जाएगी, मान लीजिए कि 3 उनको दे दिया गया, 3 उनको दे दिया जाएगा, तो दोनों लोगों को संतोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 33वां। अब आपको लग सकता है कि मान लीजिए कि वहाँ पे 22वां आ गया या 44वां आ गया, तो ऐसे ऑप्शन बहुत मुश्किल है। क्या है, ऐसे ऑप्शन आते हैं निकट के कि 31वीं, 33वीं, 36वीं, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 33वीं, ठीक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? अब आप देखिए, विभूषण की बात हो रही है। विभूषण का मतलब होता है किसी चीज़ को विभूषित करना। विभूषित करने का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आपको बहुत बहुत सुंदर बनाए, आपको एक अलग पहचान दिलाए, ठीक है। विभूषित, आपको बहुत सुंदर बना देना। तो हफ्ते के 7 दिन आपको ज़रूरत होती है विभूषित रहने की। जैसे जो भी जहाँ पे भी भूषित वर्ड आएगा, जैसे आभूषण, मतलब कहीं पे भी अगर भूषण शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं सुंदर बना रही है, ठीक है। तो आपको हफ्ते के 7 दिन जो है ज़रूरत होती है कि आप सुंदर रहें, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 7। अब इन लोगों का नाम आपको कैसे याद करवाया जाए? देखिए, ये हैं आपके नारायण, इनको कौन नहीं जानता है। अब आप देखिए, आप इस इमेज से आपको सारे नाम निकल के आ जाएंगे। आप एक बार इस इमेज को देख लीजिए, फिर आगे आपको भी मैं नाम बताता हूँ, फिर आप सिर्फ इस इमेज से सब कुछ याद कर लेंगे। नागेश्वर रेड्डी, देखिए यहाँ पे नाग देवता हैं कि नहीं है, और ये नागेश्वर हैं, ठीक है। जगदीश सिंह खेहर, अब ये बताइए क्या ये इनको जगदीश नहीं कहते हैं? कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, अब ये जो छोटा कमल है हाथ में, इसको कहते हैं कुमुदनी। कुमुदनी का अर्थ होता है छोटा कमल। आप इसको लिख लीजिएगा, अपने प्रिंट आउट आप निकाल के इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। फिर लक्ष्मी नारायण, क्या ये नारायण नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं देखिए आपको एक इमेज है, मैंने सीधे सीधे उसको डाउनलोड किया और मुझे इसमें सारे आंसर मिल गए। वासुदेवन नायर, क्या ये वासुदेव नहीं है? भाई, इनके पिताजी का नाम वासुदेव था, ठीक है। तो वासुदेव नंदन, वासुदेव, इनको भी मतलब वासुदेव नाम से ही जानते हैं। ओसामू सुजुकी, अब देखिए शाम हो गई है धीरे धीरे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे येलो येलो दिख रहा होगा, मतलब ये सूर्यास्त की निशानी, और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, मतलब ये कि अब इधर सूर्यास्त हो चुका है, यहाँ से शाम शुरू हो गई है। तो यहाँ ब्रह्मा जी आए, बोले कि अरे बेटा शाम हो गई है अब। तो ये बोली कि नहीं नहीं नहीं, उनके पैर में सूजन है, हम जो है करेंगे, चूँकि ये भाई नारायण हैं, 24 घंटे काम करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, पैर इनके सूज आए हैं तो हम दबाएंगे, ठीक है। और शारदा सिन्हा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है इनके लिए कि इनको तो मतलब मिला, ये बच्चा बच्चा जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की है? 19 नाम है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, बस ये 19 याद रखना, ठीक है। एकदम नो ज़रूरत है याद करने की, एकदम नो ज़रूरत, मतलब 19 लोग हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछेगा नहीं, अधिक से अधिक पूछेगा तो संख्या पूछ लेगा, ठीक है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। कितने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की? तो पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है 113। पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है कितना? 113। इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद रखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए, पद्म श्री, पद्म मतलब होता है पैर, श्री का मतलब होता है कोई जो बहुत शुभ हो, जैसे लक्ष्मी जी हो गए, या कोई भी मतलब जिसका पैर पड़े। तो लोग कहते हैं ना कि एक मतलब जब से 13 पैर पड़ गया घर में, तब से पद्म मतलब पैर, और श्री मतलब लक्ष्मी जी हो गई, या कोई भगवान हो गया, मतलब कोई भी। तो जैसे कोई बोलते होंगे ना घर में, जैसे कोई नई नई शादी होती है किसी की, तो बहुएं वगैरह आती हैं, तो कहने के लिए होता है ना कि जब से मतलब 13 पैर पड़ गया घर में, तब से मेरा घर मतलब शुभ हो गया। तो 1 13, ठीक है।
पद्मश्री पुरस्कार के लिए किन्हें चुना है? भाई साहब बहुत सारे नाम हैं, ये आर्ट की कैटेगरी के हैं, जिसको ज्ञानी बनना होगा, महात्मा बनना होगा, वो पढ़ लेगा। ये इतने सारे नाम हैं, ठीक है, पूरे 113 दिए हैं, ज़रूरत होगी तो पढ़ लेना, बाकी मेरी सलाह मानो तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति, चूँकि उपराष्ट्रपति ने दिया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, तो इसलिए ये थोड़ा सा देख लेना। तो इसमें भी देखिए कृष्ण जी हो गए, ये कृष्ण जी हो गए, ठीक है। अब कृष्ण जी की जय हो जाएगी, कृष्ण जी की जय हो जाएगी, मन से होगी जय, मन से जय होगी तो कृष्ण जी कुछ अच्छा बोलेंगे। सुभाष, सुभाष का मतलब होता है जिसके भाषा अच्छी हो, ठीक है। भाषा किससे अच्छी बोलेंगे? कोई हिमांशु नाम का लड़का है, ठीक है, कोई हिमांशु नाम का लड़का है, वो जो है बोल रहा है कि कृष्ण जी की जय। कृष्ण जी उससे अच्छी भाषा में आके बात करेंगे, ठीक है। इसने जय कैसे बोला? इसने कहा मन से जय बोलो, मन से जय बोलो। सुभाष मतलब सुंदर जो है भाषा। अब आपको ये याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान, आप मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया? तो ये दिया है 27 लोगों को। अब इसको याद कैसे लगे रखें? देखिए जो प्रवासी होते हैं, ठीक है, वो 2 जगह वास करते हैं। कहाँ कहाँ वास करते हैं? एक तो भारत में और दूसरा अन्य देश में, ठीक है। दोनों जगह साथ में वास करते हैं, दोनों जगह साथ में वास करते हैं जो प्रवासी होते हैं। तो कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो आपको 1.5 घंटे में पूरा महीने करंट अफेयर याद करवा दे। जाके छान मारना चैनल, और बहुत विद्वान बनोगे ना, तो विद्वान तो बन जाओगे, एक बार देख तो लोगे सब कुछ, लेकिन याद तुमको कुछ नहीं रह जाएगा। मैं बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें याद करवा देता हूँ। अगर समय रहेगा मैं आपको सारी डिटेल्स भी बताऊंगा, वो डिटेल्स आपको मेंस में ज़रूरत रहेगी, मैं आपको सब कुछ मेंस में अच्छे से याद भी करवा दूंगा, सारी जो बैकग्राउंड की और जो इन्फॉर्मेशंस होंगे रिलेवेंट, जिससे कि आपको मेंस का आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। और ऐसे ऐसे स्टोरी फ्रेम करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 घटनाएं होती हैं एक साल में जो महत्वपूर्ण होती हैं। भाई 300 दिन है, ठीक है, 300 दिन है तो आपको मेनली इन्हीं 300 दिन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पीछे के 65 दिन हटा दीजिए, ठीक है, इन्हीं 300 दिन में से आता है पूरा पेपर। आप जाके देख लेना, बल्कि 300 में से भी कम दिन से आता है। आपको क्या लग रहा है कि रोज़ एक इंपॉर्टेंट घटना होगी? हफ्ते हफ्ते बीत जाते हैं किसी एक बड़ी घटना के होने में, जो कि मेंस के स्तर का प्रश्न जिससे बन सके। अधिक से अधिक 100 टॉपिक होंगे। मैं इमेजेस के माध्यम से आपको ऐसा रटवा दूंगा ना कि आपकी कलम नहीं रुकेगी मेंस में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, इनको अवार्ड दे रही हैं, फिर उनको अवार्ड दे रही हैं। अब ये दोनों लोग भी साथ रहते हैं, दोनों लोग साथ रहते हैं 2 जगह, भारत में भी और वहाँ पे भी। ये हो गए 27 लोगों के नाम, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप 27 याद रखना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखिए राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है ये, इसी को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि महासागर में आपको पहले जो है कोई भी पृथ्वी की घटना होगी तो सबसे पहले महासागरों में डिस्टर्बेंस शुरू होगा। अगर महासागरों में डिस्टर्बेंस शुरू होगा तो अगर आपको वहाँ से सूचना पहले मिल जाए तो आप पहले से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि 70% भाग में आपके महासागर हैं, ठीक है। अगर कोई घटना होगी और जो ये प्लेट है महासागर वाली वो ज़्यादा हैवी होती है तो आपको वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा जल्दी पता चल जाती हैं, क्योंकि नीचे भी हैं वो, जो ये पृथ्वी वाली सतह है, ये सामान्य सतह, स्थलीय सतह जो है, इससे काफ़ी नीचे होती है। तो कोई चीज़ अगर नीचे से आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पे पता चलेगा, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन हैं? अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 2024 वाला है। पेपर में पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए कि ये कौन से ईयर का है ये वर्ष तो 23 दे देगा, 24 दे देगा, 25 दे देगा, ठीक है, आप फंस जाएंगे। याद रखना कि अगर आपको कोई चीज़ ध्यान से जो है वो करनी है तो आपको 24 घंटे ध्यान रखना होगा, कहीं पे अगर आपको टॉप करना है किसी खेल में, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन है? चूँकि 4 नाम है, 1 2 3 4, तो भाई कोई आएगा पढ़ के निकल जाएगा और आपको लगेगा नहीं यार बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको याद कैसे करते हैं हम लोग अपने तरीके से। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए इस इमेज में, क्या आपको सबसे खास चीज़ दिख रही है? ये आपको केस दिख रहे होंगे,
ठीक है, केश मतलब होता है हेयर्स, बाल। ठीक, अब जब आप ये हेयर्स देख रहे हैं तो ये आपके मन को अच्छा लग रहा है, मन को भाने वाला लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये थोड़ी सी बुद्धि इसकी तेज हो जाए, बुद्धि तेज जिन होती है उनको बोलते हैं प्रवीण, मतलब कोई किसी काम में जो प्रवीण हो, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके नहीं हर मन को चीज़ भा जाएगी, ठीक है। वो चीज़ हर मन को जो है उससे प्रीत हो जाएगी, हर मन को उससे प्रेम हो जाएगा, अगर इसके अंदर बुद्धि भी हो। प्रवीण का मतलब होता है जिसकी मतलब बुद्धि तेज हो, जो किसी चीज़ में स्मार्ट हो, किसी काम को कंप्लीटली अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो केश मन तो भा लेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन पसंद होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए मानुषी छिल्लर थी, इनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि सबसे अधिक जिम्मेदारी वाला काम कौन सा होता है, तो इन्होंने माँ के लिए बताया था और बहुत अच्छी लाइन्स बोली थी। जैसे इन्होंने जवाब दिया था तो मतलब जब आप ब्यूटी विद ब्रेन डालोगे गूगल पे तो मानुषी छिल्लर की इमेज जरूर आएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है, केश मन को भा जाएगा, फिर हर मन को भा जाएगा अगर वो प्रवीण होगी वो लड़की। प्रवीण मतलब कुशाग्र, तेज, ठीक है। ध्यान से ये इमेज देख के आपको ध्यान आ जाएगा। 1 से 2 बार 3 बार आप इस इमेज को देखना। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में आपको पूरा जो है 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा करंट अफेयर्स। आपकी क्षमता जो है बढ़ जाएगी समझने की और याद करने की चीज़ों को। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये 32 लोगों को मिला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप ये देखते थे महाभारत तो ये देखिए अर्जुन की आपको मूछें ऊँची दिख रही होंगी, ठीक है। तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? एक बार श्री कृष्ण जी इनसे पूछते हैं कि क्या उम्र है तुम्हारी पार्थ? तो बताते हैं कि मैं 32 वर्ष का हूँ भगवान। कौन बता रहा है? अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन लग कितने साल के रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ये आपको ऐसे 32 साल के आसपास लग रहे होंगे, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो 32 लोगों को मिला। नाम आप देख लेना, नाम नहीं पूछे जाएंगे 32 नाम, ना किसी की पूछने की क्षमता है और ना किसी की याद करके बताने की क्षमता है। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला? अब आप एक बात बताइए, फिर से यहाँ पे अर्जुन की बात आ रही है, ठीक है, फिर से यहाँ पे अर्जुन की बात आ रही है। तो अर्जुन कैसे थे? अर्जुन सच्चे थे। श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के जो जो बात होती थी अपने मन में सब सच 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 बता देते थे कि भगवान वो जो हमारे मतलब विरुद्ध खड़े हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हमारे सामने, वो भी तो हमारे अपने हैं। तो सच्चाई से सारी बात इनको बता देते थे। तो ये फिर इनको इंटरटेन करते थे, कौन? मुरली वाले, ठीक है, जो मुरलीधर हैं अपने, तो वही इनको सारी चीज़ें अच्छे से बताते थे कि नहीं ये तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म का पालन करो, धर्म की रक्षा करो, और आपको इस तरीके से याद हो जाएगा सच्चा और मुरली और अर्जुन, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको कैसे याद किया जाए कि ये किस खेल से संबंधित थे? ये देखिए मुरली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो मुरली वाले थे वो कहते थे कि देखो ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, बिल्कुल इसमें तैरते जाओ, ऐसे ही अपना दिमाग मत लगाओ, इसमें ऐसे ही तैरते जाओ तुम। ये देखिए बता रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये मैं चला रहा हूँ, जो जो तुमसे मैं ये होता जा रहा है इसको करते जाओ, उसमें तैरते जाओ, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये आपको पता है कि फिर से द्रोणाचार्य का नाम आ गया। सब महाभारत वाले पात्र ये द्रोणाचार्य हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं पांडवों को। अब पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं तो जो शिक्षक होता है उसका दीप से बड़ा संबंध होता है। पहला तो ये कि स्वयं वो दीप की तरह जलकर अपने छात्रों को रोशनी देता है, ठीक है। आजकल के शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, बात मैं कर रहा हूँ जो पहले के शिक्षक थे उनकी, कि वो अपना सब कुछ त्याग के बच्चों को दीप की तरह स्वयं जलते थे ऊपर और सबको जो है प्रकाशित करते थे, इनको भी इनको भी इनको भी, ठीक है। तो ऐसा कोई आदमी चाहिए जो दीपक जैसा हो। तो ये है संदीप सांगवान, ठीक है, यहाँ पे भी दीप, और ये है दीपाली, ठीक है, इसमें भी दीप, और दीपक की तरह जलकर सुंदर सुंदर बातें बताते थे। सुभाष का मतलब होता है जिसकी भाषा बहुत सुंदर हो, जो मतलब सुंदर भाषा में बोले। तो देखिए अगर कोई शिक्षक है, भाई द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य शिक्षक ही थे। तो एक शिक्षक के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि उसकी भाषा सुंदर होनी चाहिए, सुंदर भाषा बोलने वाला हो, प्लस दीप की तरह जलने वाला हो, ठीक है, दीप की तरह जल के लोगों को प्रकाशित करे अपने ज्ञान से। अब इसमें पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें मिला था? ये आजीवन श्रेणी के लिए, ये नियमित श्रेणी है, ठीक है। चूँकि देखिए आपको नियमित रूप से अच्छा बोलना होगा, दीप की तरह जलना होगा, दीप की तरह जलना होगा, ठीक है। अब आजीवन अगर आपको किसी को जो है मानना है अच्छा शिक्षक, अच्छा द्रोणाचार्य, ठीक है, तो
अपने लक के भरोसे रहिए, ठीक है, और मुरलीधर को कहिए कि भाई आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, आप ही हमारे लक को सही करिए, आजीवन अब हम आप ही के भरोसे हैं। भाई आपने नियमित प्रयास किया, ठीक है, आप अच्छी बात भी बोले, आप दीप की तरह जले भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो अब आपको आजीवन अगर जो है शिक्षा लेनी है मरने तक, कि आप मान लीजिए कि अभ्यास नहीं कर पाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो आप अपने लक के भरोसे बैठ जाओ, ठीक है, और आप मुरली वाले भगवान को अपना गुरु मान लो। किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 मिला? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे प्रश्न तो आपको ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। कोई ऐसा, वो फाउंडेशन का मतलब होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा दे। फिर कोई अगर फिजिकल एजुकेशन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो उसी को मिलेगा खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है? ठीक है, अब आप देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब ये एक मुस्लिम नाम है, ठीक है, अब कोई मुस्लिम ट्रॉफ़ी है और मुस्लिम हिंदू एकता जो है भारत के लिए अति आवश्यक है, तो हम किसी ऐसे उसका वो करेंगे जो हिंदू धर्म में जिसकी बहुत मान्यता हो, ठीक है, तो किसकी है? तो माँ चंडी देवी हैं, तो ये आपके मौलाना हो गए। और अगर मौलाना, जैसे इनमें क्या होता है कि जो अल्लाह है उनकी तो कोई तस्वीर है नहीं कि हाँ उनकी तस्वीर दिखा दी जाए तो यहाँ पे इन्होंने मौलवी को कहा कि नहीं यही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए तो विवाद की स्थिति ना हो, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई चंडी देवी का वो कर लो। तो इन्होंने कहा चंडी देवी से कोई है यूनिवर्सिटी? तो इन्होंने कहा हाँ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको दे दो अवार्ड। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानव नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान दिया? देखिए उद्योग का जो है भारत का मतलब सिंगापुर के साथ पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ा मतलब वो ट्रेड का वो है, ठीक है, जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड वैल्यू है, वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी रकम है। तो इस चीज़ को लोग मेंटेन रखने के लिए एक दूसरे को आपस में कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू रहे, इसीलिए सिंगापुर ने डॉक्टर तरुण दास को मानव नागरिक पुरस्कार दिया है। अब आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, चूँकि सिंगापुर के साथ भारत का मतलब अच्छा खासा व्यापार होता है। आपको मैं जब बताऊँगा कभी डिटेल में तो अच्छे से वहाँ पे आप देखना। अब देखिए ये आपका है सिंगापुर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर है मलेशिया। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है जोहर स्ट्रेट, यहाँ पे भी देखिए जोहर स्ट्रेट। फिर इसके और इंडोनेशिया के बीच में, जैसे इसके दक्षिण में पड़ता है इंडोनेशिया, इसके बीच में है स्ट्रेट्स ऑफ सिंगापुर, ये है स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर ये है एशिया। चलिए मैप बहुत ब्लर हो गया है, तो इंडोनेशिया के ठीक ऊपर मलेशिया है, ठीक नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर है जोहोर स्ट्रेट और नीचे है स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर। एक एक चीज़ ऐसे देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, आज के 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप पे ठीक ठाक कमांड हो जाएगा। ऐसे भी आप पढ़ने चलेंगे तो कंफ्यूज होते जाएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है? देखिए पासपोर्ट आप लेके जाते हैं कहीं पे घूमने, पासपोर्ट कोई लेके भारत वाला कहाँ जाएगा? घूमने जाएगा। अब घूमने जाएगा तो उसको वहाँ पे पिशाच मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो पक्का है कि मिलेंगे ना। देखिए पिशाच मोचन कुंड, कहीं ना कहीं आपको पिशाच मिलने ही मिलने हैं। अगर आप कहीं पे पासपोर्ट लेके जा रहे हैं घूमने बाहर, तो क्या हो जाएगा ये 85, पिशाच से 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किसका है? दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली अगर देखा जाए तो कौन है जंगल का राजा? शेर, यानी कि सिंह। इससे क्या सिंगापुर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंह को कहीं भी जा सकता है ये। यूएसए ने 2 दशक के बाद जनवरी 2025 में किन भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटा दिया है? अब ये इसलिए प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया ताकि हम इनके साथ न्यूक्लियर समझौते करें, और जब आप आगे के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा मार्च अप्रैल में कि भारत ने इसके साथ यूएसए के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए समझौता कर लिया, न्यूक्लियर प्लांट के लिए, ठीक है। और इन्होंने क्यों जो है प्रतिबंध लगाते रहते हैं? इसलिए प्रतिबंध लगाते रहते हैं क्योंकि इन्हें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग मतलब ये यूरेनियम मंगा के और आप लोग वो इसकी न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग करते हैं, तो इसीलिए ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है भाई? आपका बार्क है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इंडियन रेयर अर्थ्स है मुंबई में, तो ये देखिए दोनों मुंबई में है और ये चेन्नई में है, तो ये आपके तीनों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
इसरो ने स्पेस एक्स डॉकिंग प्रयोग जनवरी 2025 में किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत कौन सावां देश बन गया है? अब आप देखिए, जैसे स्पेस एक्स का जो डॉकिंग प्रयोग है, डॉकिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। मान लो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, तो इसको जो है इससे जोड़ना, इसको कहते हैं डॉकिंग। ठीक है, अब देखिए इसको जो है बता देते हैं आपको। डॉकिंग का मतलब है दो अंतरिक्ष यानों का अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़ना। स्पेस एक्स का मुख्य उद्देश्य मानव और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा से परे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या मंगल ग्रह तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में दोनों अंतरिक्षयान एक दूसरे के साथ सटीक रूप से जुड़ते हैं, जिससे वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं और ईंधन भरने, मरम्मत करने या चालक दल के आदान प्रदान जैसे कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी एक में फ्यूल खत्म हो गया तो दूसरे को वो लेके चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चालक दल है, अब इसका जो चालक दल है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ से चालक दल भेज दिया जाएगा। अब समझ रहे हैं कि कैसे जो है ये होगा। तो भारत जो है ऐसा कौन सा देश बन गया है, कौन से नंबर का? तो ऐसा चौथा देश बन गया है। अब ऐसे डॉकिंग जैसी बात होगी तो भाई सीधी सी बात है कि चारों दिशाओं में हमारी ख्याति बढ़ेगी, हमारी चर्चा होगी। ठीक है, 1 2 3 4 चारों दिशाओं में, तो भारत चौथा देश है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बाकी आपके फैक्ट्स हैं तो पढ़ लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया। इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा? अब देखिए, मंगलवार 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान का 150वां स्थापना दिवस था। ठीक है, इसी के अवसर पर इन्होंने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मौसम के प्रति जो है देश को तैयार करना है और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। अब भाई मोदी जी से निकलवाने थे मौसम के नाम पे पैसे ठीक ठाक, अब 2 वर्षों के लिए निकलवाने थे, तो 2 वर्षों के लिए निकलवाने थे तो भाई उसमें 2 अंक जरूर आना चाहिए। तो 2 अंक आना चाहिए, तो अगर मोदी जी से पैसे निकलवाने थे तो फिर इनको बुलाया गया कि भाई देखिए मोदी जो है मौसम के नाम पे पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ से अपना बोला मोदी जी को कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मोदी जी ने कहा कि विश्वास नहीं है। ये इन्होंने हाथ से अपना रिमोट दबाया, बोले कि देखो हम पैसे लेके आए हैं। तो फिर ये सब देखने लगे। फाइनली ये 2000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दे दिया, बोले ले जाओ ऐश करो। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहाँ रखी? देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, अगर इसका हम लोग प्रयोग करने लगेंगे तो हम लोग ऊर्जा के मामले में, ठीक है, अमर हो जाएंगे। अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन हब बना लेंगे तो हम ऊर्जा को लेकर के हो जाएंगे अमर। ठीक है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन की कमी तो है नहीं, और अगर हमने हब बना लिया तो हम अमर हो जाएंगे। अमर से अमरावती, अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब एक बार आंध्र प्रदेश को वो देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी तैयार होता रहे। देखिए, पहला इसका उड़ीसा से बॉर्डर लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है, तेलंगाना, कर्नाटका और अंतिम में तमिल। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए कि आंध्र प्रदेश का बॉर्डर किससे किससे लग रहा है। अगर कोई एक अंधा आदमी है, उसने क्या किया, उसने देख ली ऑडी। ऑडी कहाँ देखी? छत पे देखी। अब उसने छत पे ऑडी देखी तो उसको लगा यार ये तो एकदम फिल्मी मामला हो गया, वो लगा गाना गाने। अब गाना गाने लगा तो एक आदमी बोला कि इतना नाटक कर रहे हो, मिलो बताते हैं तुमको। ठीक है, तुम मिल तो बताता हूँ तुझको। तो ऐसे याद हो जाएगा, ऑडी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, बाकी अगर आपको वैसे याद है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग परियोजना का उद्घाटन जनवरी में किया है? देखिए, सुरंग वरंग जो बनती है ना ज़्यादातर या फिर आपको कहीं नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगी और या फिर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी। तो इसमें कुछ ना करो, आँख बंद करके जम्मू कश्मीर लगा दो। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादातर चीज़ें वहीं पर चल रही हैं, जम्मू कश्मीर में ही। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न इनमें से कौन सा है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? फिर से देख लो, जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीज़न। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? कन्याकुमारी में बना है। इसको भी आराम से ऐसे याद रखो। ठीक है, ये आपका कन्याकुमारी। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? देखिए, चूंकि ये जनवरी माह का करंट अफेयर है, मान लीजिए कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं जुलाई में या अगस्त में। ठीक है, तो ये तो कंफर्म होगा नहीं, अब तक तो ये कंफर्म नहीं होगा कि हाँ कौन सा वर्ष सबसे गर्म है, क्योंकि गर्मी तो अब आपकी जाके अगस्त सितंबर तक पड़ रही है ना।
तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का टेम्परेचर लेके और आपसे उसी दिन क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। तो सीधी सी बात है कि ये पिछले वर्ष की बात करेगा, क्योंकि 2025 के जो आंकड़े आएंगे वो आपके आएंगे जब ये गर्मी लगभग खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। फिर भाई टेम्परेचर आंकना कोई ये थोड़ी होता है कि हाँ थर्मामीटर से खाली बुखार नाप रहे हैं वो इस टाइप से टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये चीज़ तय की जाती है। तो जो भी आंकड़े होंगे ये सब आपको पिछले साल के मिलेंगे, अभी जो भी मिलेगा, ठीक है। तो इस साल तो गर्मी चूंकि और है, तो इस साल का जो होगा अगले जनवरी में मिलेगा, जनवरी 2026 में। किस राज्य के अभयारण्य में बैंडेड रॉयल तितली देखी गई? अब देखिए, कोई अभयारण्य है वहाँ पे बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि तितली गायब हो गई थी, गायब हो गई थी। तो ये जो जगह थी, ये जो बैंडेड रॉयल तितली है, तो इसने क्या किया कि इस जगह को इसने अधूरा कर दिया खुद गायब होके, और जब ये देखी गई तो जगह फिर से पूरी हो गई। इसने जगह को फिर से अधूरा से पूरा कर दिया। पूरा से कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। भारत की पहली तटीय और, यार ये वाटर होना चाहिए था, वाटर पक्षियों की गणना किस जगह हुई है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जामनगर। अब आप देखिए, जो पक्षी हैं उनकी गणना कहाँ पे संभव है? जो पक्षी हैं उनकी गणना कहाँ पे संभव है? तो उनको कहीं रेड लाइट लगा के उनको रोकना होगा, कहीं पर रेड लाइट लगा के उनको बैठाना होगा ना कि भाई रुकिए यहाँ पे सब लोग, तभी हम आपकी गणना कर पाएंगे। आप ऐसे रेड लाइट लगा के उनको रोकेंगे तभी आप गणना कर पाएंगे, नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सा पक्षी कहाँ पे है? भाई सब पक्षी अलग अलग जगह पे होंगे, तो आप सबसे पहले तो एक रेड लाइट लगाएंगे और वहाँ पे सारे पक्षियों को एक जगह पे रोकेंगे। और जब आप रोकेंगे तो रेड लाइट पे क्या लगता है? जाम लगता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जामनगर। उसका नाम पड़ जाएगा, जब जाम देखेंगे लोग पक्षियों का, उसका नाम रख देंगे जामनगर। भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन गरियाबाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया? तो ये देखिए 1984 की घटना है, ठीक है। ये जो करंट अफेयर है जनवरी का है, जनवरी मतलब 2025 की शुरुआत, यानी कि 2024 का एंड, ठीक है। तो 1984 से दिसंबर 24 तक कितना हो जाएगा आपका? 40 वर्ष, ठीक है। और यही दिसंबर 25 में आपका हो जाएगा 41 वर्ष। तो इसको बस याद रखना है, ऐसे ही 40 वर्ष। किस क्षेत्र के वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता के.एस. मणिलाल का निधन हो गया है? अब देखिए, कोई मणि मिली है आपको। अब मणि ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको? मणि आपको मिलेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक कोई चीज़ है तो वो आपको प्रकृति में ही मिलेगी। प्रकृति में कहाँ मिलेगी? जहाँ पे कोई वनस्पतियाँ होंगी जादुई, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग मणियाँ हैं, लाइट जल रही है अलग अलग जगह पे, ठीक है, चमकदार जगह है। ये भी देखिए वनस्पतियों के बीच में, वहाँ पे आपको इसी जगह मणि मिलेगी। कहाँ मिलेगी? किसी वनस्पति में। पी जयचंद्रन का निधन 9 जनवरी को हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो वो थे प्लेबैक सिंगर। एस जयचंद्रन नायर का निधन 2 जनवरी को हो गया, वो क्या थे? तो लेखक और पत्रकार थे। अब देखिए दोनों में जयचंद्रन आ रहा है, अब आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन 4 जनवरी 2025 को हो गया है, वह इनमें से क्या रह चुके हैं? तो वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ऐसे याद करिएगा इसको, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है बर। बरना होता है ना, कोई चीज़ बर गई, बरना मतलब होता है कोई चीज़ जल जाना, ठीक है। कोई चीज़ कहते हैं ना कि बर गया पूरा, ऐसे बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपने सुना होगा। जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में, यूपी और बिहार में जो बरना होता है, कहते हैं ना बर जाना। तो बरती क्या है? कोई चीज़ ऐसी ना जो एटॉमिक ऊर्जा से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये एटॉमिक एनर्जी का वो है, तो ये उसी से रिलेटेड है, ये राजगोपाला चिदम्बरम। और एक चीज़ आपको और बताते हैं, जैसे ये एक राज की बात होती है कि कहाँ पे परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ये हमेशा राज की बात होती है। जो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, तो हमेशा राज की होती है वो चीज़। क्योंकि राज क्यों रखा जाता है इसको? क्योंकि ये चीज़ें डेवलप्ड नेशन की होती हैं, और अगर आप डेवलप्ड नेशन बन जाते हैं तो जो एजेंसीज़ हैं जो कि मतलब पैसे से रिलेटेड सहायता करती हैं, आसान शब्दों में समझाया जाए तो वो कंट्रीज़ कहेंगी कि देखिए आप तो डेवलप्ड कंट्री हैं, आप तो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप कहाँ से गरीब रह गए? तो इसलिए जो है ऐसी सहायताएं नहीं मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको यूरेनियम नहीं मिलता है। भाई देखिए यूरेनियम भारत में बहुत ज़्यादा तो है नहीं, यही जादूगोड़ा वगैरह छोड़ दीजिए, तो भारत में कहीं यूरेनियम के बहुत अभी तक भंडार नहीं मिले, तो आपको फिर यूरेनियम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो राज रखी जाती है, ठीक है। और न्यूक्लियर टेस्टिंग से क्या होता है? बर जाता है, जल जाता है।
किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया? तो ये एक ही देश है, पाकिस्तान। इसके बारे में ना मेरे पास कोई ट्रिक है ना मुझे ट्रिक बनानी है, बस आप ऐसे याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यार सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा अस्थायी सुरक्षा किसके पास होगी, ठीक है, और एक ही देश है वो। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां राष्ट्रीय सदस्य कौन बन गया है? देखिए, ब्रिक्स में एक शब्द आ रहा है ब्रिक, और आप खूब न्यूज़ पढ़ते होंगे भर भर के। देखिए, एक न्यूज़ ये पढ़िए, एक गांव निवासी महिला की होमगार्ड ने शुक्रवार रात सिर पर ईंट से प्रहार कर उसको इंड कर दिया है, ठीक है, यानी कि उसकी हत्या कर दी। किससे? ब्रिक से। एक और पढ़िए, आरोपी ने वारदात दिन दहाड़े मृतक रामू से बात की, बच्चों ईंट से हमला कर रामू की हत्या कर दी, ठीक है। ये देखिए, ये भी ईंट का मामला, ये भी ईंट का मामला। तो जो 10वां देश है कौन आएगा? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। ब्रिक्स से इंड हो जाता है लाइफ, तो इससे याद रखना इंडोनेशिया। अर्जेंटीना, इस मैप में देखिए सारे जो ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ हैं वो है, ये अर्जेंटीना है, इसको आप हटा लेना। अर्जेंटीना ने क्या किया था, यूएसए के प्रभाव में आकर के ये इससे बाहर आ गया था, ठीक है, इसको आप याद रखना। ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश। अब देखिए, अभी मैं आपको बताया था कि किसी को ब्रिक्स से जब मारा जाएगा तो वो ना जी पाएगा, ठीक है, मतलब ना ही जी पाएगा, ठीक है, नाइजीरिया नहीं जी पाएगा तो क्या होगा? एंड हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? भाई सबको तुम इतना सता रहे हो, 47वें राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में लिया, जिसे वहाँ की अदालत ने स्थगित कर दिया? ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ की जो नागरिकता है, जन्मजात नागरिकता, उसको जो है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसमें बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों की नागरिकता खत्म करने पर काम कर रहे हैं। बाद में आपको पता है कि 44 करोड़ रुपए का, जब आप आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे, मतलब फरवरी मार्च, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने 44 करोड़ रुपए का एक ट्रंप कार्ड अपना लॉन्च किया है। 44 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। इससे क्या होगा, जो जिसके पास ट्रंप कार्ड होगा, गोल्डन ट्रंप कार्ड, उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो आज भगा रहे हैं, फिर लोगों को आवश्यकता होगी कल को, भाई किसी ने अपना वहाँ पे मकान बना लिया है, किसी ने वहाँ पे अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, किसी ने कोई अपना वहाँ पे व्यापार खड़ा कर रखा है, तो लोग सोचेंगे भाई चलो ठीक है, 44 करोड़ हमको देना पड़ रहा है, ये आदमी कैसे मतलब पैसे वसूल सकता है। आप देखिए, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति, जब आप आगे के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से याद करवाया है कि ये भारत आए थे, मोदी जी से मिले, तो मोदी जी से उन्होंने बोला कि भाई कुछ घूमने के लिए जुगाड़ करिए हमारे लिए। तो मोदी जी ने कहा भाई आप 4 लोग हैं तो आप कार में तो नहीं घूम पाएंगे, आपके लिए हम वैन का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनके लिए वैन का जुगाड़ किया। इनका क्या नाम है? JD वैन्स, ठीक है, वैन। दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बना है जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है? आप सभी को ये मालूम है, थाईलैंड। जिनको नहीं मालूम है आप इसको ऐसे याद कर लो। थाईलैंड का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इधर आपका मलेशिया, ये आपका है थाईलैंड। किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली? अब ये चीज़ें आपको मैं ही याद करवा सकता हूँ, बाकी तो कोई नहीं याद करवा पाएगा इतनी आसानी से। निकोलस मादुरो, निकोलस में वर्ड आ रहा है निकालो, निकालना। कौन निकालेगा? माँ। निकाल के क्या करेगी? दूर कर देगी। क्या? जुएं, ठीक है। ये देखिए माँ है, जुएं निकाल के दूर कर दे रही हैं। इनके सर में जुएं हैं। ये देखिए, ये भी देखिए माँ का हाथ है और ये बेटी है, तो ये जुएं कौन निकाल सकता है? जुएं निकोलस मादुरो। हाँ, ये वेनेजुएला है। अब वेनेजुएला का थोड़ा सा देख लीजिए मैप। ये साउथ अमेरिका का देश है। इसके उत्तर में इस तरफ कैरिबियन सागर है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन है। कंबोडिया इससे लगता है, इससे ब्राज़ील की सीमा लगती है, इससे गुयाना की सीमा लगती है। इसकी राजधानी है कैराकस, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सेफ मतलब सुरक्षित, सेफ और हमेशा ऑन रहे, जिसकी सेफ्टी हमेशा ऑन रहे, ऐसा कुछ इसमें चाहिए। ऐसा कुछ वो कहेंगे कि बना दो,
ठीक है। और ले कितने भी पैसे ले ले, जो सेफ़ हो ऐसा कुछ ले बना। पैसे दिए, उन्होंने कहा यहाँ से आप इसको ऑन कर देना, 24 घंटे आपका ऑन रहेगा और ये आपका हमेशा के लिए सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो जोसेफ ऑन, कहाँ के? लेबनान, ले बना ऐसा कुछ जो सेफ़ हो। अब आप लेबनान देख लीजिए, इसका बॉर्डर यहाँ सीरिया से लगता है और ये इज़राइल है, ये आपका गोलन हाइट्स है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, जब आप बुर्का पहनते हैं, ठीक है, आपको बहुत पसीना आता है। जिन महिलाओं ने बुर्का पहना होगा उनको ये बात अच्छे से पता होगी। पसीने को क्या बोलते हैं? स्वेट। स्वेट से क्या बोलेंगे हम लोग? स्वेट से हम लोग बना सकते हैं अपना स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड है। अब क्यों बुर्का बैन किया गया? क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है, बहुत स्वेट आ रहा है। स्वेट क्यों आ रहा है? क्योंकि लैंड लॉक्ड है, कहीं से इसमें ये नहीं है कि भाई कहीं से हवा पानी आए। कोई चीज़ अगर लॉक्ड होगी तभी तो वहाँ पे स्वेट आएगा लोगों को। अब लैंड लॉक्ड है तो इसके कौन कौन से वो देश लग रहे हैं? लैंड लॉक्ड है तो इसको कैसे याद किया जाए? तो देखिए, कोई जो लॉक हो गया है तो क्या हो जाएगा? वो फंस जाएगा। फंस से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। फंस जाएगा, स्वेट होगा तो उसको जर्म हो जाएंगे, जर्मनी। वो कह किसी तरीके से आस लगाएगा कि भाई किसी तरीके से टल जाए ये बला, ठीक है। ऑस्ट्रिया टल जाए से, इटली, और एक कंट्री यहाँ पे और है, लिechtenstein, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका हो गया स्विट्ज़रलैंड। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसमें बहुत किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जीआई टैग की बात है, नारियल तेल है। तो ये इसमें एक शब्द आ रहा है मान, ठीक है। और क्या मान? वो कह रहा है कि ना रियल नहीं है, और ये कह रहा है कि मान जा, एक बार लेके जाओ आप, मान के मेरी बात, एक बार लेके जाओ अंडमान निकोबार, निकोबार, ठीक है। ऐसे आपको याद हो जाएगा। वैश्विक परिवार दिवस, एक एक जन को मिला के आपका परिवार बनता है। ब्रेल दिवस आप में सब लोगों को पता है कि 4 जनवरी को होता है। जिनको नहीं पता है वो इसको ऐसे ही याद कर लें, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ऐसे भी आप याद रखो, ब्रेल का मतलब होता है जिनको आंखों से नहीं दिखता है। तो 2 तो आपकी आंखें हो गई, ऊपर से 2 ये चश्मे हो गए, चश्मे का लेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गई ना 4, तो आप इसको ऐसे याद रखना, 4 जनवरी। फिर विश्व युद्धनाद दिवस 6 जनवरी है। हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। विश्व मतलब ये पूरा विश्व है, गोल है पूरा विश्व। अब जब विश्व हिंदी की बात होगी तो पूरे विश्व में आप एक ही भाषा वो करेंगे कि जन जन के मुंह पे हिंदी हो, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। फिर लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी, सबको मालूम है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी सबको मालूम है, 12 जनवरी। भारतीय मौसम विज्ञान का 150वां स्थापना दिवस। अब आपको पता है कि एक साथ जो है चारों दिशाओं में बदलाव होता है जब मौसम की बात होती है, ठीक है। और जन जन को ये बदलाव महसूस होता है, जन जन को बदलाव महसूस होता है एक साथ चारों दिशा में, जन जन को, कि मौसम जो है बदल गया है। भारतीय सेना दिवस, ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी। और ये जो आपका 15 जनवरी, ये जो आपका 1 जनवरी है ना, इस दिन आपका वर्ल्ड आर्मी डे भी होता है, वर्ल्ड आर्मी डे। तो अब वर्ल्ड आर्मी डे एक मतलब आधा महीना जब पूरा हो गया तो भाई आर्मी को जो है अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा, उसमें से कुछ आर्मी को भारत भेज दिया जाएगा 15वें दिन, ठीक है। तो 15 दिन अब हो गए हैं, अब आप जो है भारत चले जाइए। वर्ल्ड आर्मी डे से 15 दिन हो गए तो अब आप वर्ल्ड से आप भारत की तरफ शिफ्ट करिए, भारत में जाके अपनी जिम्मेदारी संभालिए, विश्व आपने देख लिया। स्टार्टअप दिवस, देखिए स्टार्टअप दिवस में क्या होगा कि आप जब कोई स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप में क्या हो सकता है, आप छोला बेच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जन जन को पसंद होता है छोला। फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई जब आप स्टार्टअप करेंगे तभी तो आप पाल पाएंगे ना बच्चा जन को। तो इस तरीके से आपको जनवरी याद रहेगा। लोकपाल स्थापना दिवस, अब लोकपाल में लोग जो है बच्चे को कैसे पालेंगे? जब आप छोला बेचेंगे और जन जन उसको खाएंगे स्टार्टअप के तहत, ठीक है। कोको बोरोक भाषा दिवस, अब पेपर में अगर आ जाएगा तो आपको लगेगा भाई हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। और ये भाषा उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो लोग इसको बोलते होंगे, ना हमें पता है ना आपको पता है। 19 से 19, ठीक है, उन्हीं जन को पता होगी, हम लोगों को तो नहीं पता है कि कोको बोरोक भाषा कौन सी है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, आपको पता है कि इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पे ध्यान देना है तो ये आपका हो गया फॉरेन, ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 12 घंटे लगभग प्रॉपर दिन रहता है, प्रॉपर दिन,
और यहाँ पे भी 12 घंटे प्रॉपर दिन रहता है, तो 12 घंटे आप यहाँ पढ़ लो और 12 घंटे यहाँ पे पढ़ लो। अगर आपको दिन दिन में पढ़ना है, आपको रात में नहीं हो पाती पढ़ाई, तो 12 घंटे यहाँ पढ़ो, 12 घंटे यहाँ पढ़ो, 24। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर किसी के घर में बालिकाएं हैं तो 24 घंटे उसके माइंड में बालिका जन की सुरक्षा का वो चलता रहता है, मतलब उसके ख्याल रहता है उनको, क्योंकि उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना है। भाई सुरक्षा का ख्याल है, ठीक है, अब सशक्त बनाएंगे, इसीलिए थीम रखी गई है उनको सशक्त बनाना, ताकि ये जो 24 घंटे टेंशन है ये ख़त्म हो। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अगर कहीं पे आप मतदान करने जाते हैं या आप पर्यटन करने जाते हैं, दोनों जगह आपको पर्ची कटवानी पड़ती है और जन जन को ये पर्ची कटवानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। देखिए, जब आपकी सीमा स्वच्छ रहेगी, ठीक है, जब आपकी सीमा स्वच्छ रहेगी तो आपकी छवि अच्छी रहेगी, कहीं के भी जन हो आपकी छवि वहाँ पे अच्छी रहेगी। प्रलय स्मरण दिवस, अब देखिए क्या है कि कहीं पे प्रलय आ रही है तो लोग बोलेंगे ना कि जैसे भाई जिसका जिससे कमिटमेंट होगा कि भाई देखो दोनों लोग जो है जिएंगे साथ, अगर प्रलय आएगी तो दोनों जन जो है साथ ही प्रलय का सामना करेंगे, दोनों जन साथ में प्रलय का सामना करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया है और कल आपका मई का आ जाएगा, फिर आपका दिसंबर का आ जाएगा और नवंबर का आ जाएगा। करंट अफेयर आपका अगले 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी कैसे शुरू करेंगे मैंने आपको दिखाया था और भी आपको फिर दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, आपने सबने पढ़ा होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वो सब तरीका पुराना हो गया है। अगर आपको पढ़ना है सही से तो आपको ऐसे पढ़ना होगा कि काराकोरम में क्या सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका दिस्तिगिलसार, ये आपका हो गया बतूरा ग्लेशियर, ये आपका हो गया हिस्पर ग्लेशियर, ये आपका हो गया बियाफो ग्लेशियर, ये आपका हो गया बाल्तोरो ग्लेशियर, ये आपकी केटू चोटी है, ये आपकी ब्रॉड चोटी है, ये आपकी गशेर ब्रूम चोटी है, ये आपका गशेर ब्रूम से ठीक साउथ में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, उसके नीचे गोल्डन थ्रोन है, फिर यहाँ पे मशेर ब्रूम चोटी है, मशेर ब्रूम के बाद जब ये सियाचिन से यहाँ से नुब्रा नदी निकल रही है, फिर यहाँ पे रेमो ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकल रही है जो कि सिंधु में मिल रही है, फिर आपका इस तरीके से यहाँ पे तेरम कांगड़ी है। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, फिर यहाँ पे कोई नेशनल पार्क होगा, फिर यहाँ पे कोई घाटी होगी हरी, ठीक है, जहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, या मान लीजिए कि ये जो कि बहुत उत्तर में है, बहुत ठंड है यहाँ पे, तो ये शुष्क प्रदेश होंगे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया नूट पाए जाएंगे 2 कुबड़ वाले इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे एक लेक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको, ज्योग्राफी जो है एक जीवित विषय है और अगर आप जीवित विषय को मृत विषय की तरह पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम अपना ज्योग्राफी का सेक्शन ख़त्म करेंगे और इसको आप 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको पूरा ये याद हो जाएगा और आगे का मैं करंट अफेयर्स पूरा करवा दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।